गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का। और जो हमारा लेक्चर नंबर 26 है वहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट accomplish their purpose by substituting the credit of the bank for that the customer। कि लेटर ऑफ जो हमारा LOC होता है मीन्स LCs होते हैं वो accomplish करता है हमारे एक पर्पज़ को। जब हम अपने बैंक से किसी भी तरीके के क्रेडिट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और इस पर्पज़ को हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम अपने ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकें। अगर हम देखें बेसिकली तो दो तरीके के LCs होते हैं, एक कॉमर्शियल, एक होते हैं स्टैंड बाई। अगर हम कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो एक प्राइमरी पेमेंट मैकेनिज़्म है किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, और अगर हम स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो एक सेकेंडरी पेमेंट मैकेनिज़्म है। सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट को। कॉमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट का जो यूज़ है वो बहुत पहले सेंचुरीज़ के अंदर किया जाता था जब हम फैसिलिटेट करते थे एक इंटरनेशनल ट्रेड के पेमेंट्स को, और इसका यूज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम इंक्रीज़ कर रहे हैं इसको अपने ग्लोबल इकोनॉमी इवॉल्यूज़ में। तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसका यूज़ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, जिसको गवर्न किया जाता है किसी भी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूनिफॉर्म कस्टम से और प्रैक्टिस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट से। और जो जनरल प्रोविज़न है और जो भी डेफिनेशन है हमारे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड की, तो वहाँ पे हमें बाइंडिंग करना होता है ऑल पार्टीज़ के बीच में। तो जो डोमेस्टिक कलेक्शन है हमारे यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको गवर्न किया जाता है यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड से। उसके बाद देखिए कि जो कमर्शियल ऑफ क्रेडिट है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है किसी भी बैंकों के बीच में, जिसको हम कह सकते हैं वो इशूइंग बैंक होता है जो कि अपने कस्टमर के बिहाफ पे करता है, और जो ऑथराइजिंग बैंक है जो कि अनदर बैंक है उसको हम अपने एडवाइजिंग या कन्फर्मिंग बैंक कहते हैं, जो कि अपने बेनिफिशियरी के लिए पेमेंट लेता है। और अगर हम इशूइंग बैंक की बात करें तो इशूइंग बैंक अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट के बेसिस पे लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है, और जो इशूइंग बैंक है वो एक कमिटमेंट करता है कि वो हॉनर्स की ड्राइंग को करेगा जब वो किसी क्रेडिट में होगा। और जो बेनिफिशियरी है वो नॉर्मली जब वो अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करा देता है, तो इनिशियली हम देखते हैं कि जो इशूइंग बैंक है वो अपने बैंक कस्टमर के रिप्लेस में एज ए प्योर उस पेमेंट को करता है। उसके बाद हम देखें तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के, कि जो पेमेंट है वो अंडरटेक किया जाता है किसी भी गिवन बैंक से जो कि इशूइंग बैंक है, और वो अपने सेकंड पॉइंट है कि वो अपने बायर के बिहाफ पे करता है, तो वो हमारा एप्लीकेंट हुआ। और अगर हम कहें कि थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वहाँ पे हम पे कर रहे हैं एज ए सेलर जो कि हमारा बेनिफिशियरी है गिवन अमाउंट ऑफ मनी। फोर्थ पॉइंट के अंदर हम बता रहे हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन है यहाँ पे एक स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट की वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे सप्लाई ऑफ गुड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इसको एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी डॉक्यूमेंट को हम कंफर्म कर रहे हैं वो एक टर्म एंड कंडीशन से किए जा रहे हैं जो कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर सेट आउट किए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे कर रहे हैं, मींस बैंक्स के अंदर कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स का यूज़ किया जाता है किसी भी LCs के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। तो हम बेनिफिशियरी की यहाँ पे बात करें, पहला जो टर्म है तो जो बेनिफिशियरी है वो इंटाइटल कर रहा है उन पेमेंट को एज अ लॉन्ग, जहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर रिक्वायर हो रहा है। और जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट ट्रांजैक्शन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कि उस पर बेस्ड है, और जितनी भी पार्टीज़ हैं वो डील कर रही हैं उन डॉक्यूमेंट्स में, ना कि किसी गुड्स के अंदर। और जो इशूइंग बैंक है वो किसी भी तरीके से लाइबल नहीं है किसी भी परफॉर्मेंस को लेके जो कि उस अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट में किया जा रहा है कस्टमर और बेनिफिशियरी के बीच में। और जो इशूइंग बैंक है वो ऑब्लिगेट कर रही है अपने बायर को कि उसके एग्जामिन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको इंश्योर करे और मीट करे उन टर्म एंड कंडीशन को जो कि क्रेडिट के लिए किया जा रहा है। और उसके रिक्वेस्टिंग में हम एक डिमांड पेमेंट कर रहे हैं जो कि बेनिफिशियरी के वारंट के लिए जितनी भी कंडीशंस है उस एग्रीमेंट में उनको कंपाइल किया जा रहा है। और जो बेनिफिशियरी मीन जो सेलर है वो कंफर्म कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट को, और सेलर क्या कर रहा है उसको पे कर रहा है अपने बैंक से। सेकंड अगर हम देखें टर्म दैट इज़ अ इशूइंग बैंक। अगर हम इशूइंग बैंक की बात करें तो इशूइंग बैंक लायबल है उस पेमेंट को लेके जो कि रीइंबर्स्ड किया जा रहा है किसी भी कस्टमर्स को, और वो एब्सोल्यूट हो रहा है। क्योंकि वो एब्सोल्यूट हो रहा है तो इसके कॉम्प्लीशन में हम देखते हैं कि वो टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करके किया जा रहा है किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। और इस प्रोविजंस में हम देखें कि जो यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स हैं वो बैंक को एक रिजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, और जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट रिसिप्ट को ले लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक ऑन ऑर्डर ड्राफ्ट हमें करवाते हैं। और जो भी इशूइंग बैंक है उसका रूल होता है कि वो एक प्रोवाइड करती है हमें गारंटीड अपने सेलर को कि वो जो भी कंप्लेंट है डॉक्यूमेंट को उनको प्रेजेंट करे, और जो बैंक है वो पे करता है अपने सेलर को अमाउंट जो कि ड्यू होता है, और उसके एग्जामिन में हम डॉक्यूमेंट्स को
वेरीफाई करते हैं और हम पे करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कंपाइनली अपने एक टर्म एंड कंडीशन से जो कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर सेट किया जा रहा है। टिपिकली हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है जब हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने कॉमर्शियल इनवॉइस को, अपने ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि हमारे बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, और ये जितने भी चीज़ें हैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एज ए डॉक्यूमेंट है, ना कि कोई गुड्स हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ द एडवाइजिंग बैंक। कि अगर हम एडवाइजिंग बैंक की बात करें तो यूजुअली हम देखते हैं कि वो एक फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट बैंक है जो कि किसी भी इशूइंग बैंक के लिए अपने बेनिफिशियरी को एडवाइस दे रही है। और जनरली हम देखते हैं कि जो बेनिफिशियरी है वो किसी भी एक लोकल बैंक को यूज़ कर रहा होता है और वो इंश्योर करता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट में वो वैलिड है। और इस एडिशन में हम देखते हैं कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो रेस्पॉन्सिबल होती है कि वो डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे अपनी इशूइंग बैंक को, और जो एडवाइजिंग बैंक है वो किसी भी तरीके के ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं होती किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट में, और जो इशूइंग बैंक है वो किसी तरीके के पेमेंट को नहीं करती है किसी भी बेनिफिशियरी को, वो डायरेक्टली एडवाइजिंग बैंक या जो भी इशूइंग बैंक है उसको करती है और वो ऑब्लिगेट करती है कि वहाँ पे कोई भी पेमेंट ना हो। कन्फर्मिंग बैंक की अगर हम बात करें तो ये कॉरेस्पोंडेंट बैंक है जो कि कंफर्म कर रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट को अपने बेनिफिशियरी के लिए, और जब कोई रिक्वेस्ट होती है किसी भी इशूइंग बैंक की तो उसके कॉरेस्पोंडेंट में वो ऑब्लिगेट करता है खुद को और इंश्योर करता है कि पेमेंट करें हम एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर। और जो कन्फर्मिंग बैंक है वो कंफर्म नहीं करता है उस क्रेडिट को जब तक कि हम उसका इवैल्यूएशन ना कर लें किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर जहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट ऑर्गेनेट हो रहे हैं। और जो कंफर्मिंग बैंक है वो यूजुअली हमारे एडवाइजिंग बैंक होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट की। तो पहला है नेगोशिएबिलिटी, कि अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो वो नेगोशिएबल होते हैं। जब कोई इशूइंग बैंक ऑब्लिगेट करता है कि वो किसी भी तरीके के बेनिफिशियरी को पेमेंट नहीं कर रहा तो जो बैंक है वो नॉमिनेट किया जाता है किसी भी बेनिफिशियरी से, और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उनको पास किया जाता है फ्रीली एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ, और ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि ये सेम वे में एज ए मनी हो रही है। और जो नेगोशिएबल है लेटर ऑफ क्रेडिट में उसको मस्ट इंक्लूड किया जाता है एक कंडीशनल प्रॉमिस में जो कि पे किया जाता है और डिमांड पे हम उसको एक डेफिनेट टाइम पे करते हैं। और जो नॉमिनेटेड बैंक है वो एक होल्डर बनता है और वो ड्यू कोर्स के अंदर उन चीज़ों को फुलफ़िल करता है। और जो होल्डर है वो जब ड्यू कोर्स में होता है तो जो होल्डर है वो अपने लेटर ऑफ क्रेडिट की वैल्यू को लेता है और उस पर गुड फेथ करता है क्योंकि वो विदाउट नोटिस उसका सारा क्लेम उसके अगेंस्ट कर लेता है। और जो होल्डर है वो अपने ड्यू कोर्स में ट्रीट करता है कि फेयरली वो अंडर द यूसीसी है। और जो भी ट्रांजैक्शंस को हम कंसिडर कर रहे हैं कि स्ट्रेट नेगोशिएशन के अंदर, तो जो इशूइंग बैंक है वो पेमेंट को कर रहा है एक ऑब्लिगेशंस में और वो एक्सटेंड कर रहा है कि जो बेनिफिशियरी है वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को करे। और अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट की स्ट्रेंथ नेगोशिएशन की को रेफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फेस कर रहे हैं कि हम उसके अंदर इंगेज हैं और वो हमें हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो प्रॉमिसेस हैं उनको हम पास नहीं कर रहे हैं अपने परचेजर की तरफ जो कि एक ड्राफ्ट के थ्रू हो रहा है, और वो जो होल्डर है वो ड्यू इन कोर्ट्स में है। उसके बाद आप बात करते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, दैट इज़ द रिकवरेबिलिटी, कि अगर हम लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करें तो वो रिवोकेबल या इरोवेकेबल होता है। अगर हम रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो वो रिवोक्ड या मॉडिफाइड किया जाता है किसी भी रीज़न से किसी भी टाइम के अंदर जो कि एक इशूइंग बैंक करता है विदाउट किसी भी नोटिफिकेशन के। और अगर हम रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को बात करें तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होते हैं और ये कॉरेस्पोंडेंट बैंक के अंदर इंगेज होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जहाँ की इन्वॉल्व करते हैं हम अपने रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट को जो कि एक एडवाइजिंग बैंक सर्व करता है। अगर हम जब देखें तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने प्रेजेंट किया है जहाँ पे हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को मीट कर रहे हैं किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर, तो वहाँ पे एक ड्राफ्ट का ऑनर होता है और उस लेटर ऑफ क्रेडिट को रिवोक नहीं किया जाता। और जो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है वो नॉट कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जनरली इसका यूज़ हम अपनी गाइडलाइंस फॉर शिपमेंट में प्रोवाइड करते हैं। और जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो रिवोकेबल होता है और वो रेफ़र करता है उस फेज़ को। उसके बाद आप देखते हैं कि जो रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है जो कि रिवॉक्ड या अमेंडेड नहीं है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर जो कि इशू बैंक के साथ या कन्फर्मिंग बैंक या बेनिफिशियरी के साथ किया जा रहा है, तो जो इरोवेकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है वो किसी भी इशू बैंक इंश्योर करता है और बेनिफिशियरी के लिए करता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करता है जहाँ पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंपाइल नहीं किया जा रहा किसी भी पेमेंट को करने के लिए। और जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो रिवोकेबल होता है जब हम उसको रेफ़र करते हैं अपने फीस में। तीसरा अगर हम पॉइंट देखें दैट इज़ द ट्रांसफर एंड असाइनमेंट, कि जो बेनिफिशियरी है उसके पास राइट होता है कि वो ट्रांसफ़र करे असाइन करे अपने राइट टू ड्रॉ को, और उसके अंडर हम क्रेडिट को करें जहाँ पे जो क्रेडिट स्टेट है वो ट्रांसफरेबल या असाइनेबल होती है। और जो क्रेडिट है उसको गवर्न किया जा रहा है यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड जो कि डोमेस्टिक में किया जाता है और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के अंदर। लेकिन अगर हम अंडर द यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स में है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है और जो क्रेडिट है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक बार ही।
वो बार बार नहीं किया जाता। और अगर हम देखें तो ये जो क्रेडिट को स्पेसिफाई कर रहे हैं हम नॉन ट्रांसफरेबल या नॉन असाइनेबल, तो जो बेनिफिशियरी है वो अपने राइट्स का ट्रांसफ़र करता है अपने प्योर परफॉर्मेंस के लिए, जो कि क्रेडिट के कंडीशंस में होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है साइट एंड टाइम ड्राफ्ट, कि जब भी हम जितने भी लेटर ऑफ क्रेडिट को देखते हैं तो वहाँ पे हमें अपने बेनिफिशियरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ड्राफ्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने पेमेंट्स को रिसीव करता है। और जो ड्राफ्ट है वो एक रिटर्न ऑर्डर होता है, जहाँ पे पार्टी उसको क्रिएट करती है और ऑर्डर्स देती है अपने अदर पार्टी को कि जो वो अपने मनी को पे करे अपनी थर्ड पार्टी के लिए। और जो ड्राफ्ट है उसको हम कहते हैं वो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। और अगर हम देखें तो दो तरीके के ड्राफ्ट्स होते हैं, एक साइट और दूसरा होता है टाइम। अगर हम साइट ड्राफ्ट की बात करें तो ये जो ड्राफ्ट है ये पेबल होता है बहुत जल्दी ही, और उसको हम पेमेंट के अंदर प्रेजेंट करते हैं, और बैंक अलाउ करता है एक रिजनेबल टाइम जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं किसी भी पेमेंट को करने से पहले। और जो टाइम ड्राफ्ट है वो नॉन पेएबल होता है, जहाँ पे हम अपने लैब्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर करते हैं, जो कि स्टेटेड होते हैं किसी भी ड्राफ्ट के अंदर, और जो बैंक है वो रिक्वायर करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, उस ड्राफ्ट को एक डॉक्यूमेंट्स में कंपाइल करे अपने क्रेडिट टर्म के अकॉर्डिंग। और जो इशूइंग बैंक है वो एक रीजनेबल टाइम में उनको एग्जामिन करता है उन डॉक्यूमेंट्स को, और जो इशूइंग बैंक है वो उसको ऑब्लिगेट करता है और एक्सेप्ट करता है उस ड्राफ्ट को, और उसके बाद उसकी मैच्योरिटी पे उसका पेमेंट करता है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि क्या स्टेप प्रोसेस फॉलो किया जाता है एलसी के अंदर, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। तो पहला पॉइंट है कि जो बायर और सेलर एग्री हो रहे हैं किसी भी एक बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, तो सेलर चाहता है कि वो लेटर ऑफ क्रेडिट को करे एक गारंटी पेमेंट के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो बायर है वो अप्लाई करता है किसी भी बैंक में जब वो किसी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो अपने सेलर के फेवर में उसको पूरा करता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब बायर्स बैंक अप्रूव करता है किसी भी क्रेडिट रिस्क को किसी भी बायर के लिए, तो वो इशू करता है, फॉरवर्ड करता है उन क्रेडिट को अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक में, जो कि हमारी एडवाइजिंग या कंफर्मिंग बैंक होती हैं। तो जो कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक है वो यूजुअली लोकेटेड होते हैं एक सेम जोग्राफिकल लोकेशन में, जो कि एक सेलर की होती है, मीन्स बेनिफिशियरी की होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एडवाइजिंग बैंक है वो ऑथेंटिकेट होता है किसी भी क्रेडिट को लेके, और वो फॉरवर्ड करता है उस ओरिजिनल क्रेडिट को अपने सेलर्स की तरफ, मीन्स अपने बेनिफिशियरी की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सेलर है बेनिफिशियरी है वो शिप्स करता है अपने गुड्स को, और वेरीफाई करता है, डेवलप करता है उस डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स को, जो कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट को सपोर्ट कर रही है। और जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट हो रही है जो हमें वेरी की जा रही है वो बहुत डिपेंड होती है जब हम एक प्रिस्क्राइब्ड रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं और उसकी डीलिंग करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब सेलर रिप्रेजेंट कर रहा है एक अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को किसी भी एडवाइजिंग या कंफर्मिंग बैंक में, तो वो उस पेमेंट को प्रोसीड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हम अपने एडवाइजिंग या कंफर्मिंग बैंक को एग्जामिन करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसकी कॉम्प्लेंस को देखते हैं एक टर्म एंड कंडीशंस में, तो लेटर ऑफ क्रेडिट में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करते हैं तो जो एडवाइजिंग और कंफर्मिंग बैंक है वो अपने फंड्स का क्लेम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो किस किस के बेसिस पर कर रहे हैं, कि जो इशूइंग बैंक है वो कस्टमर के अकाउंट से उन पेमेंट्स को डेबिट करता है। सेकंड पॉइंट है कि हम तब तक वेट करते हैं जब तक इशू बैंक उसको रिमाइंड नहीं कर ले, जब तक हम किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स को रिसीव ना कर ले। थर्ड पॉइंट है कि जब हम रिम्बर्स कर रहे हैं किसी भी अदर बैंक से, तो उसके लिए हमें क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम एडवाइजिंग या कंफर्मिंग बैंक को फॉरवर्ड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो वो इशूइंग बैंक के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो जो इशूइंग बैंक है वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कॉम्प्लेंस करना है उनको एग्जामिन कर रही है, और इस ऑर्डर में इशूइंग बैंक को अपने बाय अकाउंट से डेबिट कर रही है उन पेमेंट्स को जो कि उसके बेनिफिशियरी के लिए है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इशूइंग बैंक है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड कर रही है अपने बायर की तरफ। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब हम कोई पेमेंट को करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपने कस्टमर के बिहाफ पे, तो जो इशूइंग बैंक है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई करती है, उन ड्राफ्ट्स को वेरीफाई करती है और कंफर्म करती है अभी एक टर्म्स एंड कंडीशन में, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर रिक्वायर होते हैं। और जो भी क्रेडिट हम रिक्वायर कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के एरे में, तो मोस्ट कॉमन अगर हम डॉक्यूमेंट्स को देखें तो उसमें हम सब चीज़ों का कंपनाइंग करते हैं किसी भी ड्राफ्ट के अंदर। तो पहला है हमारे कॉमर्शियल इनवॉइस, कि जो भी बिलिंग है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर इसके इंक्लूड में हम देखें तो जो डिस्क्रिप्शन है मर्चेंडाइज का, प्राइस का, एफओबी ओरिजिन का या नेम और एड्रेस का, जो कि एक बायर और सेलर का है, तो जो बायर सेलर है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कॉरेस्पॉन्डेंट करनी होती है किसी भी एग्जैक्टली अपने डिस्क्रिप्शन में, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट में होनी चाहिए। और अनलेस जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट को स्पेसिफिकली स्टेट करते हैं, तो अदरवाइज हम देखते हैं कि जो भी जेनरिक डिस्क्रिप्शन है हमारे मर्चेंडाइज के, वो यूजुअली हम एक्सेप्टेबल करेंगे किसी भी अदर एक्कम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। नेक्स्ट क्या है, बिल ऑफ लेडिंग। अगर हम डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस को देखें किसी भी गुड्स की, जब हम शिपमेंट करते हैं उसकी रिसिप्ट कर लेते हैं,
तो उसके इशू में हम अपने फ्रेट कैरियर को इंगेज करते हैं किसी भी बिज़नेस में जो कि एक अपने ट्रांसपोर्टिंग या फॉरवर्डिंग गुड्स के लिए की जा रही है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एविडेंस के रूप में हम अपने गुड्स को कंट्रोल करते हैं, और इस सर्व में हम एक रिसिप्ट देते हैं अपने मर्चेंडाइज शिप को, जो कि एज ए एविडेंस होता है उस कैरियर ऑब्लिगेशन का, जो कि एक ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स को प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। नेक्स्ट क्या है, वारंटी ऑफ टाइल, कि जब हम वारंटी देखते हैं जो कि एक सेलर को दी जा रही है किसी भी सेलर को बायर की तरफ, तो जो गुड्स हैं उनको स्टेट किया जाता है एक टाइटल से, और उसको कन्वर्ट किया जाता है किसी भी गुड्स से जहाँ पे हम अपने राइटफुल को ट्रांसफ़र करता है, अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करता है, और इस मेथड के अंदर हम क्लेरिफाइंग करते हैं कि जो भी टाइटल है उस प्रोडक्ट को वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और जनरली हम इशू करते हैं एज ए परचेजर, और जो भी इशूइंग बैंक है वो एक्सप्रेस करता है उस एग्रीमेंट को जब उसको आइडेंटिफाई करता है और होल्ड करता है अपनी बहुत पार्टीज़ के हार्मलेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, कि स्पेशली हम देखें कि जो भी हम इंडेमनिफाई कर रहे हैं अपने परचेजर के अगेंस्ट, वो एक सर्टेन स्टेटेड सर्कमस्टेंसेस में किए जाते हैं, और जो भी आइडेंटिफिकेशन है जनरली उनका यूज़ हम गारंटी के लिए किए जाते हैं जब हम कोई शिपिंग डॉक्यूमेंट करते हैं जो कि एक गुड्स के लिए प्रोवाइड होता है और उस ऑर्डर में अवेलेबल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन डिफेक्ट्स क्या हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के। तो हम ये देखते हैं कि जब हम किसी हाफ ऑफ ऑल ड्राइंग्स को प्रेजेंट करते हैं किसी भी डिस्क्रिपेंसी के अंदर, तो इस डिस्क्रिपेंसी के अंदर हम इरेगुलरिटी देखते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि कॉज होता है, जो कि नॉन कॉम्प्लायंस होता है किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। तो जो रिक्वायरमेंट है उनको हमें सेट करना होता है जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर किसी भी तरीके के वेब को नहीं करते हैं, अल्टरेट करते हैं किसी भी इशूइंग बैंक में, जो कि विदाउट एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी कस्टमर की कंसेंट से। तो जो बेनिफिशियरी है वो हमेशा प्रिपेयर करता है, उनको एग्जामिन करता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको केयरफुली, और जब भी वो किसी भी प्रेजेंटेशन को करता है तो उससे पहले वो अपनी पेइंग बैंक को अवॉइड करता है कि किसी भी तरीके के डिले नहीं हो इस रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के लिए। और कॉमनली हम फाउंड करते हैं इन डिस्क्रिपेंसी को अपने लेटर ऑफ क्रेडिट के बीच में और हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, जो कि इंक्लूड हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बिल ऑफ लैंडिंग एविडेंसेस डिलीवरी पीरियड टू द आफ्टर द डेथ रेंज स्टार्टेड इन द क्रेडिट, स्टिल डेटेड डॉक्यूमेंट्स, changes included in the invoice not authorized in the credit, inconsistent description of the goods. Second one, next one is insurance document errors. Next one is invoice amount not equal to the draft amount. Next, a port of loading and the destination not as specified in the credit. Next, a description of merchandise is not as stated in the credit. Next point है हमारा, a document required by the credit is not presented. Next point है, documents are inconsistent as to the general information such as volume, quality, etc. और लास्ट है नेक्स्ट पॉइंट है नेम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि डिस्क्राइब किए जा रहे हमारे क्रेडिट के अंदर वो एग्जैक्ट नहीं है, और जो बेनिफिशियरी की इन्फॉर्मेशन है वो भी एग्जैक्ट नहीं है। और लास्ट क्या है कि जो भी इनवॉइस है हमारे स्टेटमेंट के उनमें कोई भी तरीके के साइन नहीं है, वो स्टिपुलेटेड हो रहे हैं किसी भी लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर। जब हम इन सब डिस्क्रिपेंसी को डिटेक्ट करते हैं किसी भी नेगोशिएटिव बैंक से, तो इनका करेक्शन के लिए हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जब पे हम अलाउ करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी किया जाए, और जब भी हम उसको रिमेन करते हैं किसी भी कंट्रोल ऑफ बैंक से, और टाइम को हम उसमें एक फैक्टर नहीं मानते हैं, और जो भी एक्सपोर्टर है वो उस रिक्वेस्ट को करता है अपने नेगोशिएटिव बैंक से, और वो डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन के बाद उसको रिटर्न कर देता है। और हम देखते हैं कि ये एक इनफ टाइम नहीं होता किसी भी करेक्शन को करने के लिए, तो जो एक्सपोर्टर है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो नेगोशिएटिंग बैंक से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे, जो कि इशूइंग बैंक को किया जाएगा, और वो अप्रूवल को देखेंगे कि जब अप्रूवल हो जाएगा उसके बेसिस का, तो वो हमें नोटिफाई कर देंगे किसी भी इशूइंग बैंक से। तो वो वायर या आउटलाइन जो भी है डिस्क्रिपेंसी की, या जो भी रिक्वेस्ट है हमारी अथॉरिटी जो कि एक पेमेंट के लिए किया जा रहा है, तो पेमेंट को तब तक नहीं किया जाता जब जो हमारी पार्टीज़ हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर इन्वॉल्व, वो जब तक एग्री नहीं हो जाए अपने वेव ऑफ डिस्क्रिपेंसी को लेकर। इसके बाद आप देखते हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है टिप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, कि क्या क्या टिप्स होती है एक्सपोर्टर्स के लिए। पहला पॉइंट है कि कम्युनिकेट करते हैं हम अपने कस्टमर्स को एक डिटेल जो कि हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट के अप्लाई से पहले ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम कंसीडर करते हैं उन कन्फर्म लेटर को जो कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम किसी एप्लीकेशन की कॉपी मांगते हैं तो उसको हमें फैक्स से मंगवाना होता है, जिससे कि हम उसको चेक कर सकें, उन टर्म एंड कंडीशंस को देख सकें, जिससे कि आगे किसी भी तरीके के कॉम्प्लेंसेस या कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट में ना आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम फर्स्ट एडवाइस देते हैं अपने लेटर ऑफ क्रेडिट को लेके, तो हमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर लेना चाहिए, उनको कंपाइल करना चाहिए, जो कि एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम बहुत सारी प्रेजेंटेशन को अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रन करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं एक टाइम लिमिट को लेके, तो उसको अवेयर करने के लिए हम एटलीस्ट 3 टाइम्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या एक्सपायरेशन डेट है क्रेडिट की, क्या लेटेस्ट शिपिंग डेट है, क्या मैक्सिमम टाइम अलाउ किया जा रहा है उस
को डिस्पैच या प्रेजेंटेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम लेटर ऑफ क्रेडिट को किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल करते हैं जो कि एक थर्ड पार्टीज़ के लिए सप्लाई किया जा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल में हम अनाउंस करते हैं कि जो टाइम है वो उस टाइम पे कंप्लीट हो जाए। और लास्ट पॉइंट क्या है, जब हम अपने गुड्स को डिस्पैच करते हैं तो उसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना होता है दोनों तरीके से कि क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या टर्म्स हैं हमारे क्रेडिट को, और क्या हमारे इंटरनल कंसिस्टेंसी है जो कि उस लेटर ऑफ क्रेडिट में की जा रही है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।